हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके पार्ट बी की थ्योरी और साथ में जो उसके क्वेश्चंस हैं, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है बेटा वो है आपका इमेजेस फॉर्म्ड इन टू इंक्लाइंड मिरर्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है द ऑब्जेक्ट and the images formed by the two inclined mirrors lie on the circumference of a circle whose center lies at the point of intersection of the two mirrors and radius is equal to the distance of object from the point of intersection। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको आराम से इसके बारे में बताता हूं। देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ना दो प्लेन मिरर्स हैं। ये आपके दो हैं प्लेन मिरर्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना देता हूं। सिमिलरली ये भी यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं सच दैट कि इनके बीच में एंगल है थीटा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, देखिए एक बात मैं आपको पहले बता दूंगा बेटा कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो अब हमने क्या किया, एक ना इमेजिनरी सर्कल हमने यहां पे बना दिया। ये देखिए मैं यहां पे आपके लिए एक इमेजिनरी सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, राइट। अब वो ये कहता कि देखो ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इस सर्कल का सेंटर है। ये जो लेंथ आप यहां देख रहे हो वो इस सर्कल का रेडियस है। तो कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करेगा, जैसे कि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो इसकी इमेज बनेगी ना वो भी इसी सर्कमफ्रेंस के ऊपर बनेगी। जैसे मान लेते हैं हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वो यहां पे आपकी इमेज बन रही है। तो एक्चुअली में इस पूरे पार्ट का जो मतलब है वो यही है कि देखिए मेरे पास दो मिरर्स हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है। आप उसमें एक ऑब्जेक्ट रखते हो एंड जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा और वो एक इमेजिनरी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रखा हुआ है, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी कहां बनेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे ही बनेगी। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना इसके कुछ केसेस स्टडी करने हैं। आपने ये तो देख ही लिया कि मैंने दो मिरर्स को एक एंगल थीटा पे रखा हुआ था। नाउ डिपेंडिंग अपॉन थीटा हम यहां पर दो डिफरेंट केसेस स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहला केस है आपका, इफ एंगल थीटा बिटवीन द मिरर इज सच दैट n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इज ऑड। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं कि मान लेते हैं बेटा कि मेरे पास है दो यहां पर मिरर्स, ठीक है। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। इसके बीच में एंगल मान लेते हैं कि हमारा है 72 डिग्री का। चलो एंगल मान लेते हैं 72 डिग्री का। अब इस केस में क्या होगा, जब मैं n को फाइंड करता हूं तो वो आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72 डिग्री। अब ये देखिए जब आप इसको कैंसिल करते हो तो 36 इंटू टू आपका 72 होता है, तो नीचे 2 आएगा, यहां पे बेटा 10 आ जाएगा। तो मतलब आपका n की वैल्यू यहां पर आएगी 5। अब आप यहां देख सकते हो कि जो n की वैल्यू आई है वो आपकी ओड आई है। अब जब n की वैल्यू ओड होती है ना तो उसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट जो आपने प्लेस किया है वो सिमेट्रिकली है कि एसिमेट्रिकली है। अब सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली का मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, इन दो मिरर्स के बीच में एग्जैक्टली बीच में एंगुलर बाइसेक्टर मतलब एग्जैक्टली एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो इन दोनों के बीच में से होके जा रही है। अगर, ध्यान से सुनना प्लीज, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस लाइन पर एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब जितनी दूरी इसकी इस मिरर से है उतनी ही दूरी इसकी इस मिरर से है, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकली। ऐसे केस के अंदर हमारी जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो आपकी हमेशा n-1 होती है। मतलब अगर आपका 5 आ रहा है तो 5-1 कर दूंगा, आंसर आपका 4 आ जाएगा। तो मतलब ये कि अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर्स हैं, उनके बीच का एंगल है 72 डिग्री का, ठीक है। और जब मैंने उसको फॉर्मूले में डाला तो आंसर आ गया 5। अब अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है मतलब एग्जैक्टली लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे 4। लेकिन अगर ये एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है या तो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर यहां पे है या तो यहां पर है, ये एसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर
जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो एग्जैक्टली n के बराबर होंगे, मतलब इस केस में आपके 5 इमेजेस बनेंगी। आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है कि इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। जैसे फॉर्मूले में वैल्यू आप डालेंगे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे n की वैल्यू आएगी तो बस आपने ये देखना है कि अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। अगर तो एसिमेट्रिकल है तो उस केस में जितनी n की वैल्यू वही आपका आंसर, और अगर वो सिमेट्रिकल है तो n-1 इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय दीज टू मिरर्स। केस नंबर 2, अगर मान लीजिए आप इसमें वैल्यू डालते हो और अगर आपका आंसर इवन आ जाए, जैसे कि मान लो कि मेरा जो थीटा है वो है 60 डिग्री, अगर मैं यहां पे n फाइंड करूंगा तो यहां आएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, तो आंसर आपका 6 आ रहा है। तो क्या दिख रहा है यहां पे n की वैल्यू क्या है, इवन। तो अगर n की वैल्यू इवन है तो बस सीधा आपके जो नंबर ऑफ जो इमेजेस बनेंगी वो डायरेक्टली आपकी n-1 ही बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मतलब इस केस में जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी दैट विल बी 6-1 दैट इज इक्वल टू 5। सिंपल सा लॉजिक। तो अगर ऑड है तो दो केसेस, अगर इवन है तो कोई केस नहीं, सिंपल n-1 कर दो, वही आपके नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं। देखिए अब मुझे क्या करना है कि इसमें दो तरह के स्पेशल केसेस मुझे स्टडी करने हैं। पहला केस वो जिसमें दो जो मिरर्स हैं वो आपस में पैरेलल है, और एक वो कंडीशन करना है जिसमें ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखिए उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगी। सबसे पहले तो आप यहीं पे खुद ही देख सकते हो कि अगर ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल का मतलब होता है कि जो एंगल है इनके बीच का वो है 0 डिग्री, और अगर ये 0 डिग्री है तो n आ जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 0, और ऐसे कंडीशन में n आपकी आ जाती है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपके बनेंगी। पर ये बनती कैसे है, चलिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है कि दो प्लेन मिरर्स आप यहां पे देख सकते हो। ऐसे कंडीशन में मैंने यहां पर एक पॉइंट रख दिया, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है P, उसको मैंने यहां पे रखा है, ये एसिमेट्रिकल है। ठीक है, थोड़ा सा इधर रख के मैंने इसको रखा है। अब क्या होगा, बड़े ध्यान से प्लीज देखना। अब इस P की दो इमेजेस बनेगी, एक इमेज आपकी बनेगी I1 और एक बनेगी I डैश। और आपको अच्छी तरह पता बेटा कि P की दूरी इस मिरर से जितनी होगी I डैश की दूरी भी मिरर से उतनी होगी। सिमिलरली बेटा P की दूरी इस मिरर से जितनी होगी इमेज की दूरी भी उतनी ही होगी। अब प्लीज समझते जाना मैं क्या कर रहा हूं। मैं I डैश को अभी स्टडी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ I1 को स्टडी करने के लिए यहां पर रे डायग्राम बनाई हुई है। तो अब ध्यान से देखना। तो पहली बात देखो कि I1 बना कैसे, यहां से दो रेज आपकी गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये रिफ्लेक्ट हुआ, ऑब्वियस है ये आपस में मीट नहीं करेगी, तो दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, और वो जो पॉइंट है वो आपका I1 हुआ। अब ना बड़े ध्यान से समझना मैं क्या करने जा रहा हूं। अब ना आप ना 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ऐसे समझो जैसे कि यहां पे कुछ भी नहीं है। मैं इसको यहां पे डार्क कर देता हूं, समझो यहां पे कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, मैंने इसको जानबूझ के ऐसे डार्क कर दिया। अब आपको क्या फील हो रहा है, आपको ऐसे नहीं फील हो रहा है जैसे I1 में से एक्चुअली दो रेज निकल रही हैं आपकी, ये देखिए ये दो रेज आपकी निकल रही हैं, और जब वो स्ट्राइक होकर इस वाली तरफ चलेगी तो उसकी इमेज जो है वो I2 आपकी बन गई। एक्चुअली में इस तरह के इमेज को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा गया है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी एक इमेज बनती है, वो इमेज दूसरी इमेज का एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, और वही यहां पर हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, आई होप उसके बाद आप अच्छे से समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाहता हूं आपको। तो मान लीजिए कि मेरे पास ना एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है और यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसके हाथ में क्या है, एक लेजर है, उसने पॉइंट किया हुआ है मेरे इस मिरर की तरफ। आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद वो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन जो पर्सन यहां से इसको ऑब्जर्व करेगा उसको क्या नजर आएगा, उसको ये नजर आएगा कि एक्चुअली में इसकी एक इमेज यहां पर है, और वो ऐसा लगेगा जैसे उसकी तरफ उसने ना एक लेजर पॉइंट करके रखी हुई है, बट एक्चुअली में ये इसकी इमेज है। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस इज ट्रीटिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, देखो समझने की कोशिश करना कि यहां पर अब मैं ऐसे करता हूं, पहले इसको यहां पे इरेज कर देता हूं। तो आपने एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया है कि जो P है
पहले यहां से रेज ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक करके चले गई, तो इसकी जो मतलब जो रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट करती है I1 के अंदर, तो आपको लगा कि ये जो I1 है वो इसका क्या है, इमेज है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सेकंड कंडीशन के लिए यहां से जब रे ऑफ लाइट ऊपर जाती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे यहां से रेज ऑफ लाइट यहां से निकली है, तो मतलब ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और फर्दर ये जब रिफ्लेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट I2। तो अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं कहूंगा कि I2 एक्चुअली इमेज है इस I1 की। सिमिलरली उसके नेक्स्ट केस के लिए I2 में से अब दो रेज निकल गई, तो मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर फर्दर रिफ्लेक्शन होगी, तो मुझे ये दो रे जो है अपीयर टू मीट करेंगे I3 पे, तो जो I3 है वो I2 की इमेज है। और I2 कैसे बिहेव करिए, एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है कि लगातार इसी वजह से जो मल्टीपल इमेजेस हैं वो आपकी बनती रहती हैं। अभी तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ I1 की, उसी तरह I डैश की अगर देखें तो I डबल डैश बनेगा, I डबल डैश है I ट्रिपल डैश बनेगा, इस तरह से बनते जाएंगे। और इसलिए मल्टीपल इमेजेस जो है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपको दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जैसे जैसे अब आप मान लीजिए इस पिक्चर में देखते हो, तो एंड में जाते जाते ना आपको इतनी क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, जो रेज ऑफ लाइट है ना, ये जो मिरर है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि एट द एंड जाते जाते हमें जो इमेज है वो ब्लर्ड नजर आती है, तो हमें इतनी क्लियर इमेज नजर नहीं आती। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। तो आपको पता है बेटा कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल आपका ही शोरूम्स के अंदर होता है और बार्बर शॉप के अंदर होता है, राइट। अच्छा, एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि अगर मान लो कि प्लेन मिरर ना आपका थिन की जगह पे थोड़ा थिक ले लूं तो क्या होगा। कहते हैं कि अगर थिन की जगह थोड़ा थिक ले लूंगा ना बेटा, तो इस केस में मल्टीपल इमेजेस आपकी तैयार होती हैं। उन मल्टीपल इमेजेस में से जो सेकंड इमेज होती है ना, ये आपकी ब्राइटेस्ट इमेज होती है। अब देखिए, अगर आप बोलेंगे सर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो बात यह है कि 10th के अंदर तो मैं ये करवाता हूं, ठीक है, 10th के सिलेबस के अंदर है, तो वहां पर मैंने ये करवाया हुआ है। बट प्रॉब्लम ये कि आपने रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह अभी तक नहीं समझा, तो मैं अभी इस चीज को यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए कि सेकेंड इमेज जो है वो आपकी ब्राइटेस्ट इमेज होती है। इसके अलावा अगर फिर भी आप चाहते हो कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिए, और इसके रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने पहले से अपलोड की हुई है, वहां जाके उसको देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, अगर दो मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पर तीन आपके जो इमेजेस हैं वो बनती हैं। तो पहले काम करते हैं बेटा, हम फॉर्मूले के हिसाब से पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा जो एन है बेटा वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 आ जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर है। आंसर आपका 4 आ गया, और n इवन है। इवन हो तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 होती हैं, इसलिए 4 - 1 = 3 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये देखते हैं कि ऐसा होता क्या है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस बनाया हुआ है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था। तो उस सर्कमफ्रेंस के ऊपर मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जैसे पी रखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि इसकी बनती है दो इमेजेस। पहली इमेज आपकी जो बनी है वो है P1, जो ओ ए मिरर पे बनी है, जो कि यहाँ पर है, और जो इसकी दूसरी इमेज है वो यहाँ पर है। ठीक है, हम इसको अभी के लिए निग्लेक्ट कर रहे हैं, अभी सिर्फ P2 को स्टडी करेंगे। तो क्या होता है, यहां से रेज ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक हुआ, और ये डाइवर्ज कर गई, ऑब्वियस है मीट नहीं करेंगी, अपीयर टू मीट हुआ, तो यहां पर P2 बन गया, जो कि इसकी एक इमेज है। अब जिस तरह मैंने आपको पिछले वाला बताया था, वैसे ये वाला भी समझने की कोशिश करो। अगर मैं नेक्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में P2 से आ रही है। तो मतलब P2 इज बिहेविंग एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगा बेटा वो P3 पे बनेगा। याद प्लीज ये रखना कि ये जितने भी टर्म बेटा, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले हैं। उसी तरह अगर मैं P1 की बात करूं, तो P1 के केस में भी बेटा क्या होगा, इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी P4 पे। बट ये जो P4 है ना, ये एग्जैक्टली P3 के साथ कोइंसाइड करता है। इस वजह से आपका जब दो मिरर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है, 3 बनती हैं। क्लियर। आई होप आपको ये जो इमेज फॉर्मेशन है परपेंडिकुलर मिरर का और पैरेलल मिरर का, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टडी करते हैं बेटा यूजेस ऑफ ए प्लेन मिरर। अब पहला यूज तो आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो कॉमनली यूज है बेटा कि लुकिंग ग्लासेस की तरह पे आप इसका इस्तेमाल करते हो। दूसरा बेटा कि ऑप्टिशियन रूम को बड़ा दिखाने के लिए, थोड़ा सा उसका जो लेंथ है वो बड़ा दिखाने के लिए, और जो ऑप्टिशियन है ना वो एक्चुअली क्या करते हैं, उनका बड़ा एक सही तरीका होता है। मान लो एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है आपका,
तो वो क्या करेंगे, सामने एक मिरर होगा, ठीक है, और यहां पर बेटा आपका होगा ऑब्जेक्ट या फिर साइन बोर्ड जिसको इसने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब अगर देखा जाए तो इसका डिस्टेंस जो x होगा, जो इमेज बनेगी वो भी x पीछे ही बनेगी। तो एक्चुअली में ये जो पर्सन है उसको ये जो रूम है थोड़ा बड़ा नजर आता है, तो इसलिए भी प्लेन मिरर्स का यहां पर इस्तेमाल होता है। फिर बार्बर शॉप वाली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है, ठीक है। उसके बाद पेरिस्कोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आप समझ सकते हो कि ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, तो ये 45 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल पे इसको इंक्लाइन किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो रे ऑफ लाइट जाएगी, स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी और आपको वो जो इमेज है वो आराम से दिखाई दे जाएगी। ये बात सच है बेटा कि जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि मिरर कुछ आपकी जो लाइट है, जो उसकी इंटेंसिटी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से थोड़ी सी कम ब्राइट होती है। तो इसके लिए ना इसकी जगह पे प्रिज्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो आप 10th क्लास में स्टडी करोगे। नेक्स्ट है हमारा क्लाइडोस्कोप। इसको बनाने के लिए भी हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, मेरे पास 3 प्लेन मिरर्स हैं, 60 डिग्री एंगल्स पे उनको आपस में ऐसे जोड़ के बनाया जाता है जैसे आप देख रहे हो। उसके बीच में जो बैंगल्स के टुकड़े होते हैं उनको रखा जाता है। अब बस अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। जब आप इसको रोटेट करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिखाई देता है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सोलर हीटिंग डिवाइस के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। आपको अच्छी तरह बता बेटा, देखिए ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर फूड रखा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर। रेज ऑफ लाइट आएंगी, स्ट्राइक करेंगी, इसके ऊपर बेटा फॉल करेंगी, जिससे क्या होगा, हीटअप हो जाएगा और जो खाना है वो आपका कुक हो जाएगा। तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको बेटा ये जो थ्योरी है ये सब समझ में आ गया होगा। गुड। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, जो इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली थोड़े से क्वेश्चन हैं और थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, तो मुझे लगा कि हम इसी में ही सब कवर कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में कहता है कि टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा इन बिटवीन देम, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द मिरर, स्टेट द कंडीशन इफ एनी। देखिए अभी तो आपको बताया मैंने यहाँ पर कि हमारे पास दो तरह के केसेस होते हैं। देखिए एन जो है वो 360 बाय थीटा होता है, और अगर वो ओड आ जाए तो दो केसेस होते हैं। एसिमेट्रिक होगा तो जो n की वैल्यू आएगी वही आंसर है, बट अगर सिमेट्रिकल होगा तो n-1 विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस। सिमिलरली केस नंबर 2 बताया था कि अगर थीटा आपका मैं डालने की वजह से अगर n की वैल्यू अगर आपकी इवन आ जाती है तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 होता है। तो इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस मेकिंग एन एंगल थीटा इन बिटवीन देम फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन द मिरर्स, इफ द एंगल इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, हाउ विल द नंबर ऑफ इमेजेस चेंज, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन अनचेंज। एक सिंपल सी बात बताओ, नंबर ऑफ इमेजेस होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। अगर आपका थीटा बढ़ेगा, आपको नहीं लगता कि आपकी एन की वैल्यू डिक्रीज करेगी? सिंपल सी बात है। तो 360 डिग्री तो कांस्टेंट टर्म है ना, इसलिए अगर आपका थीटा इंक्रीज करेगा तो आपकी एन की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करती है, और इसलिए आंसर आपका डिक्रीज भी है। फिर कहता है कि हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट kept in between the two plane mirrors at right angle to each other, show them by drawing a ray diagram। देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारा जो n होता है वो 360 डिग्री डिवाइड बाय परपेंडिकुलर है तो 90 हो जाएगा, आंसर 4 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो हमारी n-1 होती है, तो आंसर 3 होता है। और जहां तक आगे बात मेरे रे डायग्राम की, तो ये देखिए ये तो आपका है रे डायग्राम जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया था। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है बेटा नेक्स्ट, कहता है कि टू प्लेन मिरर्स आर अरेंज्ड पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर एट सम सेपरेशन, सो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कैप्ट इन बिटवीन देम। अभी बताया बेटा कि इनफाइनाइट इमेज बनती हैं, एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। देखिए रे डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये वो रे डायग्राम था जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और उसके बाद बेटा हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन आया था कि स्टेट टू यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर। देखिए मैंने आपके सामने 4 रखे हुए हैं, आप कोई भी इनमें से 2 सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मेरे पास आता है बेटा स्टेट द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स फॉर्म्ड इन ईच केस व्हेन द मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल दैट इज 90 डिग्री। बेटा अभी कितनी बार तो हम यही कर रहे हैं एक्चुअली कि एन जो है वो 360 डिग्री डिवाइड बाय 90 डिग्री कर दूंगा तो आंसर 4 आ जाएगा। इवन है इसलिए जो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, जो इमेजेस बनेंगी दैट विल बी बेटा आपका 4 - 1 = 3। और बी पार्ट के लिए बेटा अगर एन को मैं 360 डिग्री
डिवाइड बाय 60 डिग्री यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आंसर बेटा आपके पास 6 आ जाएगा। इवन है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो 6 - 1 = 5 बनेगी। तो इस तरीके से बेटा आपने इसका आंसर देना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आता है, कैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन द टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, सो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। बहुत ही ज्यादा आसान। तो इस कंडीशन के अंदर बेटा n आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री डिवाइड बाय 50। तो जब आप सोल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आता है 7.2। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा आप कह सकते हो कि 7 जो है इमेजेस इसमें बनेगी। अब देखिए बात ये है कि ये आपका ओड नंबर है, और अगर एसिमेट्रिक है तो जो भी n की वैल्यू होती है बेटा वही आपका आंसर है, इसलिए यहाँ पे 7 आ चुका है। और सिमेट्री होने की वजह से n - 1 नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं, तो 7 - 1 आंसर आपका 6। तो इस तरीके से बेटा आप अपने जो क्वेश्चंस हैं और जो न्यूमेरिकल्स थे उनको आपने सॉल्व करना था। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट बी की जो थ्योरी है, उसके जो क्वेश्चंस हैं और उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये जितना भी आज मैंने आपको कराया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।